गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस चित्रा लखेड़ा। वेलकम टू टेट ज्ञान। स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? सब ठीक ठाक है? कोरोना से बचे रहें और घर में अपनी भी सेहत का ध्यान रखें, परिवार का भी, लेकिन पढ़ाई भी साथ में करते रहें। तो इसी के साथ शुरू करते हैं हम आज का अपना नया चैप्टर, जो ज्योग्राफी का 5th चैप्टर है, जिसका नाम है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, या हिंदी में जिसे कहते हैं पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। तो आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि पृथ्वी के जो ये प्रमुख परिमंडल है कौन कौन से हैं, और ये परिमंडल कैसे करके लाइफ को सस्टेन या लाइफ पॉसिबल बनाते हैं हमारी अर्थ में। ठीक है। और साथ में हम ये पढ़ेंगे कि ये हमारे कौन कौन से परिमंडल में, इनमें कौन कौन से हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं जिन्हें हम महाद्वीप बोलते हैं, और कौन कौन से महासागर हैं जिन्हें हम इंग्लिश में ओशंस बोलते हैं, और क्या इनकी विशेषताएं हैं। ठीक है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, पृथ्वी के परिमंडल, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। ठीक है। तो आपको ये पता है कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन है। ये देखिए, पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन है। एक मिनट पेन ले लेती हूँ। एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन है। क्यों है ऐसा? क्योंकि हमारी पृथ्वी ही है ऐसी जो अन्य प्लैनेट से बिल्कुल अलग है। हमारे जीवन के लिए जितनी भी आवश्यक चीज़ें हैं, जैसे कि पानी हो गया पीने के लिए, या सांस लेने के लिए हवा, या रहने के लिए, अपने निवास के लिए स्थल, ये तीनों चीज़ें हमारी अर्थ में ही पाई जाती हैं और किसी भी प्लैनेट में नहीं पाई जाती। अगर हम अपने सोलर सिस्टम की बात करें तो इन 8 ग्रहों में से सिर्फ पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन की सुविधाएँ हैं सारी। इसीलिए यहाँ पर कहते हैं ना कि मानव जीवन का निवास है, और इसीलिए पृथ्वी को अद्भुत ग्रह भी बोला जाता है, यूनिक प्लैनेट बोला जाता है पृथ्वी को इसी वजह से। तो ये सब जो हैं, ये सब जो मैं बोल रही थी कि जल, हवा और वायु, ये सब कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ हम रह रहे हैं, पृथ्वी की सतह पर। ये देखिए, पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक कौन से हैं? जल, स्थल और वायु। इन तीनों के बिना हम बिल्कुल सोच भी नहीं सकते कि हम कहीं पर भी जीवित रह सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ें, ये तीनों जो घटक हैं, यही पृथ्वी पर हमारी लाइफ को पॉसिबल बनाते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट आ गया, तथा ये एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। यानी कि ये तीनों चीज़ें जब एक साथ मिलती हैं तभी हमारी जो लाइफ होती है यहाँ पर रह पाती है, पॉसिबल है हमारी लाइफ पृथ्वी पर। एक मिनट, जरा पानी पी लेती हूँ। सॉरी। तो ये चीज़ें हैं, यही तीनों चीज़ें हैं जिससे हमारी लाइफ पॉसिबल बनती है, मैंने आपको बताया था। तो ये तीनों चीज़ें जो पृथ्वी की सतह पर मिलती हैं, तो एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर ये एक दूसरे को क्या करती हैं? इंटरेक्ट करती है, एक दूसरे को ओवरलैप, एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। ठीक है। क्रिया प्रतिक्रिया करती हैं, और तभी हमारी लाइफ यहाँ पर रह पाती है। तो आगे कहा गया है कि पृथ्वी का ठोस भाग, मैंने आपको बताया कि स्थल क्या है? जिस पर हम खड़े हैं, एक ठोस भाग है पृथ्वी का, जो किससे बना है? रॉक से। यानी एक मोटी सी चीज़ है जिसके ऊपर हम खड़े हैं, उसे बोला जाता है पृथ्वी का स्थल भाग, जिसे भूमंडल भी बोला जाता है। ठीक है। दूसरा होता है जहाँ पर ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं, उसे भूमंडल या फिर स्थल मंडल भी बोलते हैं इसे, और इंग्लिश में इसे कहते हैं लिथोस्फेयर। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा गैस की परतें। अब आपको पता है ऐसे हमारी अर्थ है कुछ, ये हमारी अर्थ है, और इसके आसपास चारों तरफ किसने घेरा ले रखा है? हमारी वायु ने, वायुमंडल जिसे कहते हैं, चारों तरफ उसने पृथ्वी को ऐसे घेर रखा, और एक पतली सी परत बनाती है ये। हम इसे देख नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं हवा को। और ये कम से कम कितनी बड़ी है, कितनी ऊंचाई तक है? 1600 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई है। अगर हम अर्थ से, ये परपटी से अगर हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो कम से कम यहाँ तक जाएंगे तो 1600 किलोमीटर तक के दायरे में क्या है? हमारा वायुमंडल है। और वायुमंडल में सारी एसेंशियल गैसें हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कि ऑक्सीजन। आपको पता ही है हम लोग ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? प्लांट से लेते हैं। और क्या छोड़ते हैं? CO2, जिसको हिंदी में कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। तीसरी हमारी है नाइट्रोजन, जो सबसे ज़्यादा
वायुमंडल में सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है? नाइट्रोजन। किसके लिए? पेड़ पौधों के लिए बढ़ने के लिए बहुत आवश्यक है। और हम बोल सकते हैं आर्गन, ठीक है, वो भी एक गैस है। और साथ में जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो हवा में फैले होते हैं, वाष्प वगैरह, वो भी वायुमंडल में पाए जाते हैं। जो पृथ्वी को देखो, गैस की परतें, ये गैस की परतें हैं जिन्होंने पृथ्वी को चारों तरफ से घेर रखा है, उसे क्या बोला जाता है? हमारा वायुमंडल। जहाँ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CO2 यानी कार्बन डाई और दूसरी गैसें जैसे ऑर्गन वगैरह पाई जाती हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग में, अभी तो हमने कहा स्थल मंडल, ठीक है, जहाँ पर हम रहते हैं, जिसको इंग्लिश में बोला था लिथोस्फीयर। दूसरा हमने किया वायुमंडल, कि पृथ्वी के एक वायु की परत ने, आवरण ने घेरा हुआ है, तो उसे वायुमंडल कहते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार की गैसें होती हैं, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है एटमॉस्फेयर। अब हमारा तीसरा है, आपको पता है कि हमारी जो अर्थ है, हमारी अर्थ है, उसका कम से कम 71% क्या है? पानी है, पानी से घिरी हुई है। जो परपटी है हमारी, उसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? लैंड से ज़्यादा पानी पाया जाता है, ओशिन्स पाए जाते हैं। और उसी को क्या बोला जाता है? हमारा जल मंडल। जल के द्वारा निर्मित जो मंडल है उसे बोला जाता है जल मंडल, और इंग्लिश में बोला जाता है हाइड्रोस्फीयर, ठीक है, इंग्लिश में क्या बोला जाता है? हाइड्रोस्फीयर। तो अभी तक हमने किए 3, कि पृथ्वी पर 3 महत्वपूर्ण घटक है, जल यानी हाइड्रोस्फीयर, वायु यानी एटमॉस्फेयर वायुमंडल, और तीसरा हमारा स्थल मंडल, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्थल मंडल को बोलते हैं लिथोस्फीयर। और जहाँ स्थल, जल और हवा एक साथ मिलते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, वहीं पर हमारा जीवन पाया जाता है। मानव जीवन का निवास वही है जहाँ ये तीनों चीज़ें, तीनों घटक आपस में मिलते हैं, और वहीं पर हम लोग रहते हैं। कुछ इस तरह से, ये देखिए, ये हमारा क्या है? वायुमंडल। ये हमारा क्या है? लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर में देखिए सारे आ गए हैं, हमारे घर, हमारा निवास स्थान, हम लोग, जैसे हम लोग, मानव जीवन क्या है यहाँ पर? मानव, पशु पक्षी, पक्षियों का निवास है, और पशु पक्षी और जीव जंतु, ये सब, और पादप, यानी पादप जगत उसे कहते हैं, जो प्लांट किंगडम होता है, प्लांट एंड एनिमल किंगडम। कहाँ पॉसिबल है? हमारे ये जो स्थल मंडल है यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। ये हमारा जल मंडल आ गया, और ये जब तीनों मिल रहे हैं, 1, 2 और 3, जब ये तीनों मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? जैव मंडल। जैव मंडल में क्या क्या चीज़ें हैं? हमारा जल प्लस स्थल, आता है क्वेश्चन कई बार, प्लस वायु, यानी ये तीनों मंडल जब मिलते हैं तो कौन सा मंडल बनाते हैं? जैव मंडल, या जीव मंडल भी बोला जाता है। इंग्लिश में इसको बोला जाता है बायोस्फीयर। याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है कि जैव मंडल क्या हमारा पर्यावरण है? नहीं। जैव मंडल में क्या सिर्फ जल और स्थल होते हैं? नहीं। जैव मंडल वो मंडल है जहाँ पर जल, स्थल और वायु तीनों घटक मिलकर लाइफ को पॉसिबल बनाते हैं हमारी अर्थ में, ठीक है। और इस पूरे एरिया को क्या बोला जाता है? हमारा जैव मंडल। याद रखिएगा, जैव मंडल में जल, स्थल और वायुमंडल तीनों इंक्लूड है। जैव मंडल पर्यावरण नहीं है, या सिर्फ वायुमंडल नहीं है। जैव मंडल में स्थल, जल और वायुमंडल तीनों मिलकर जैव मंडल का निर्माण करते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि जो हमारा स्थल मंडल है, जिसे क्या बोला जाता है? इंग्लिश में बोला जाता है स्थल मंडल को लिथोस्फीयर, ठीक है। और जल मंडल को क्या बोला जाता है? हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर। और वायुमंडल को बोला जाता है एटमॉस्फेयर। तो ये जो आपके जो ये सारे शब्द हैं, लिथोस, एटमॉस, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, ये सब हमारे ग्रीक शब्द से लिए गए हैं। आपको पता होगा, पीछे भी हम लोग देख रहे हैं कि ज़्यादातर वर्ड्स हमारे, जैसे प्लैनेटिया था, वो भी क्या था? प्लैनेटिया से बना था, जो ग्रीक का वर्ड था। तो ऐसे ही स्थल मंडल किसको? लिथोस्फीयर। तो लिथोस का मतलब जो होता है वो होता है पत्थर, यानी ऐसा स्थल जो पत्थरों से निर्मित हो। बड़ी बड़ी चट्टानें जो होती हैं, रॉक्स, उनसे बना हुआ जो मंडल होता है उसे बोलते हैं लिथोस्फीयर। लिथोस का मतलब क्या होता है? पत्थर।
हाइड्रो, यूडर से बना हुआ है हाइड्रो, ठीक है। यूडर का मतलब होता है जल, यानी ऐसा मंडल जो जल द्वारा निर्मित है उसे बोलते हैं हम हाइड्रोस्फेयर। और एटमॉस्फेयर किससे बना? एटमस, यानी जिसका मतलब होता है वाष्प, क्योंकि हम अगर वायु को ठंडा कर दें तो वायु किस में तब्दील हो जाएगी? वायु के अंदर क्या है? वाष्प। जल वाष्प होकर धीरे धीरे जो पानी है वो एवापोरेट होकर क्या बन जाता है? हवा बन जाती है। तो अगर हम वापस उसे ठंडा करेंगे तो क्या बन जाएगा? वो पानी का एक रूप बन जाएगा। तो वाष्प है ये, पता होगा आपको, इंग्लिश में वाटर वेपर्स होते हैं ये, जो धीरे धीरे सन की रेस से, सन की हीट पड़ती है जब पानी पर क्या कहते हैं, ध्रुवों या फिर महासागरों पर, तो उसका पानी क्या होता है? धीरे धीरे इवेपोरेट होकर ऊपर की तरफ जाने लग जाता है, उड़ने लग जाता है, उसी से संघनन क्लाउड्स वगैरह बनते हैं। तो क्या पाया जाता है? एटमॉस्फेयर मतलब वाष्प। और ये सारे वर्ड्स कौन से? हमारे ग्रीक शब्द, ग्रीक भाषा से ले गए। जैसे लिथोस का अर्थ पत्थर बता चुकी हूँ मैं, एटमॉस का अर्थ वाष्प यानी हमारे वाटर वेपर्स, और ह्यूडर का अर्थ होता है जल, और बायोस यानी जो जीव मंडल था या जैव मंडल, इसको बोला जाता है बायोस्फेयर, और इसका मतलब होता है जीवन। ऐसी जगह, ऐसा मंडल जहाँ पर जीवन है, यानी तीनों, जब तीनों घटक मिल रहे थे तो उसको क्या बोला था हमने? बायोस्फीयर, यानी जैव मंडल। और जैव मंडल किससे बना है? बायोस्फीयर से, और बायोस का अर्थ होता है जीवन, ठीक है। अब पहला जो मंडल है हमारा है भूमंडल, जिसे हम स्थल मंडल कहते हैं। तो भूमंडल क्या है? हमारा ठोस भाग है, ये हमारी पृथ्वी है, और ये वाला एरिया जिसको हम कहते हैं भूपर्पटी, परपटी, ठीक है, ये क्या है? हमारा भूमंडल है। इसके ऊपर खड़े हैं हम, याद रखिएगा। पृथ्वी का जो सबसे ऊपर की लेयर है जिससे क्या बोला जाता है? भूपर्पटी, या फिर इंग्लिश में बोला जाता है क्रस्ट। तो क्रस्ट का वो भाग जो सॉलिड है, जो किससे बना है? चट्टानों। और आप देखते होंगे, अगर आप लोग खुदाई करते हैं तो मिट्टी के बाद क्या निकलती है? बड़ी बड़ी चट्टानें निकलती है, बड़े बड़े पत्थर निकलते हैं। तो यानी कि जो हमारी भूपर्पटी किससे बनी हुई है? बड़ी बड़ी पत्थरों से, और उसके ऊपर क्या गिरता हुआ नज़र आ रहा है? उसके ऊपर मिट्टी की पतली पतली लेयर होती है। तो ये देखिए, यह भूपर्पटी की चमकानों नहीं है, इसमें क्या कर देंगे हम? चट्टानों और मिट्टी की पतली परतों का बना होता है, इससे निर्मित होता है ये, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। आपको पता है हमारी मिट्टी से ही हम लोग क्या लेते हैं? सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं मिट्टी में। कोई भी बीज डाल दो, अगर हम उसकी केयर नहीं भी करेंगे तब भी अपने आप ग्रो हो जाएगा, क्योंकि मिट्टी में ही बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो उसको बढ़ने में सहायक होते हैं। और हमारे फूड का 80% कह सकते हैं, ज़्यादातर भाग जो आता है वो हमारे मिट्टी यानी खेतों से मिलता है। और खेतों में क्या होता है? हमारा मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। देखिए, तो जैसे मैंने आपको बताया कि बायोस्फीयर कौन सा वो है? जहाँ पर तीनों घटक मिल रहे हैं और एक दूसरे से क्रिया प्रतिक्रिया कर रहे हैं और हमारे जीवन को पॉसिबल बना रहे हैं। तो पृथ्वी की सतह, अब मैंने आपको बताया जो पृथ्वी की सतह है इसको क्या बोला जाता है? भूपर्पटी, ठीक है। और भूपर्पटी का वह भाग जिसमें क्या है? हमारा लैंड है, उसमें हम रहते हैं। स्थल मंडल मैंने आपको बताया था चट्टानों और मिट्टी की पतली पतली परतों से निर्मित है। तो पृथ्वी की सतह को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जा सकता है। अगर हम देखें हमारी पृथ्वी, तो सबसे बड़ा क्या है? हमारा लैंड मास, एक हमारा लैंड है जिस पे हम खड़े हैं, मतलब ठोस सतह जिस पर हम खड़े हैं, जिस पे हम लोग अपने घर या अपना निवास स्थान बनाते हैं। और दूसरा हमारा होता है पानी, यानी वाटर बॉडीज़, ठीक है। आपको मैंने पहले बताया था कि जो लैंड मास है पृथ्वी का वो बहुत कम है और पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है। तो लैंड मास यानी हमारा स्थल मंडल। और अगर हम अपनी पृथ्वी में देखें तो लैंड मास को हम क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंट्स, जिसे हिंदी में बोला जाता है महाद्वीप। महाद्वीपों में हमारे क्या बसे हुए हैं? बड़े बड़े महाद्वीप हैं और उनमें हमारी अलग अलग कंट्रीज़ हैं, जिसमें से एक कंट्री हमारी कौन सी है? इंडिया। और दूसरा हमारा वाटर बॉडीज़ को बोला जाता है ओशियंस, यानी महासागर। बड़े बड़े महासागर हैं और बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स हैं। लेकिन अगर देखा जाए इन दोनों में तो किसकी मात्रा ज़्यादा है पृथ्वी पर? पानी की। लगभग 71% जो पृथ्वी को किसने कवर कर रखा है? पानी वाले एरिया ने, जल मंडल ने। और स्थल मंडल कितना है? 29%।
और स्थल मंडल को हमने बोल दिया है पृथ्वी का जो परपटी वाला एरिया स्थल मंडल, यानी उसको बोला जाता है स्थल मंडल का जो लैंड मास वाला एरिया है, कॉन्टिनेंट्स यानी महाद्वीप, और वाटर बॉडीज़ यानी ओशियंस, जिन्हें हिंदी में बोला जाता है महासागर। आपको पता है ये मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है। बड़े स्थलीय भूभाग यानी जो स्थल है, लैंड मास वाला एरिया, क्या बताया था मैंने आपको, कॉन्टिनेंट्स, जिन्हें महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है, तथा बड़े जलाशय जो बड़े बड़े पानी के सागर बोल सकते हैं, पानी वाली बॉडीज़ है जितनी भी, उनको बोला जाता है महासागरीय बेसिन या ओशियंस बोला जाता है। ठीक है, विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं, ये बात सच है। आप कहेंगे क्यों? कभी भी हम जब भी अपने घर में भी पानी यूज़ करते हैं, अगर आप अभी देख रहे हैं और एकदम से ग्लास का पानी डालें तो धीरे धीरे पानी क्या होता है, अपने आप अपना रास्ता बना लेता है और कहाँ जाता है, या तो नाली के थ्रू या किसी चीज़ के थ्रू नीचे चला जाता है, या ग्राउंड लेवल पे चला जाता है और वहाँ से पास की रिवर या नाले में जाता है, और वो पानी मूव करते करते कहाँ पहुँच जाता है, महासागरों में। तो यानी ये जो पानी हमारे घरों में आ रहा है, कहीं ना कहीं महासागरों का ही पानी है, जो फिल्टर होके या कैसे भी करके हम लोगों के घरों में पहुंच रहा है। क्योंकि पानी में एक प्रॉपर्टी पाई जाती है, पानी में एक विशेषता है, पानी का ना कोई रंग होता है ना आकार होता है, और एक ही हमेशा मूव करती रहती है। कहते हैं ना कि रुका हुआ पानी में बदबू आ जाती है, हमेशा पानी चलता हुआ होता है, जहाँ पर रुक जाता है वो ख़राब हो जाता है, क्योंकि पानी की विशेषता है कि वो कहीं पर भी छोड़ोगे अपने आप अपने लिए रास्ता बना लेता है। तो विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से इसीलिए जुड़े हुए हैं, पानी के थ्रू। एक जैसे पैसिफिक ओशियन है वो इंडियन ओशियन अटलांटिक में, अटलांटिक आर्कटिक में, तो इस तरह से घूम रहा है पानी पृथ्वी के ऊपर क्रस्ट में। समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। इस लाइन का मतलब ये है कि इस तरह से अगर समुद्र का पानी है ये, ठीक है, और ये इसकी तलहटी है, याद रखिएगा ये इसकी तलहटी बिल्कुल नीचे डीपेस्ट पार्ट, और ये जो है इसका वाटर लेवल है ऊंचाई वाला। तो पानी को अगर हम कहीं भी रखेंगे 2 बाल्टियों में तो बिल्कुल पानी बराबर होता है, यानी ऊपर नीचे हो जाता है पानी। पानी की विशेषता है कि पानी को अगर हम किसी भी चीज़ में रखेंगे वो एकदम बराबर लेवल पे आ जाता है। तो इसी लाइन का मतलब है समुद्री जल, जो समुद्रों का जल होता है उनका जो तल है यानी जो वाटर लेवल है वो क्या होता है, सभी जगह एकदम इक्वल पाया जाता है, बराबर है, समान है। और स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से, वेट एक मिनट, और स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है। जो स्थल की ऊंचाई होती है कुछ इस तरह से, देखिए ये समुद्र है हमारा और ये हमारा क्या है, माउंटेन्स वगैरह स्थल है। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे शून्य से, 1 2 3, यहाँ से शुरुआत होगी ऊंचाई की, याद रखिएगा, यहाँ से नहीं होगी शुरुआत, ऊंचाई का ये लेवल है पानी का। और यहाँ से हम शुरू करेंगे कि इस एरिया की हाइट, इस स्थल की हाइट कितनी है, इस लाइन का मतलब ये है। ठीक है, स्थल की ऊंचाई समुद्र तल से मापी जाती है, जिसे शून्य माना जाता है। कभी भी हम शुरुआत करते हैं तो 0 से ही शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर हमने समुद्र का जो सबसे ऊपर का तल है इसको क्या माना, 0, और यहाँ से बढ़ते बढ़ते ये देखा हमने ये लैंड की ऊंचाई कितनी है, यहाँ पर पूरा स्केल लिया 0 1 2 3 4 5 6 मीटर। तो इस तरह से हम लोग समुद्र तल से क्या मानते हैं, किसी भी स्थल की ऊंचाई को मापा जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर, कई बार आता है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी या सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, हमारा माउंट एवरेस्ट है। कहाँ है ये, नेपाल में। तो अगर हम इसकी हाइट नापेंगे, माउंट एवरेस्ट की समुद्र तल से नापेंगे माउंट एवरेस्ट की हाइट, जो कि कितनी है, 8848 मीटर ऊंचा है। कहाँ से, यहाँ से। ये देखिए, ये अगर हम मैं ये कहूँ, ये जो है ये कितना है, ये 8848 मीटर, और ये किससे नापा गया था, समुद्री तल से। ये हमारा था 0, फिर 1 2 3 4, और लगभग ये इतनी ऊंचाई है इसकी। समुद्री तल से जब हमने नापा तो हमारी जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी, 8848 मीटर। और ये विश्व का पूरे स्थल मंडल में सबसे ऊंचा पार्ट है। कैसे भी क्वेश्चन आ जाता है आजकल, सीधा नहीं आता कि हमारी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। स्थल का सबसे ऊंचा जो भाग है, भूमि का सबसे ऊंचा भाग
क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, तो क्या है, तब भी माउंट एवरेस्ट ही आएगा। और ऊंचाई कितनी है उसकी, 8,848 मीटर। और विश्व का सबसे गहरा भाग, ये देखिए, सबसे ऊंचा और ये सबसे नीचा, ये नीचा और ये ऊंचा, याद रखिएगा। ये सबसे नीचा भाग कौन सा है, पैसिफिक ओशियन में है, मैरियाना ट्रेंच, पैसिफिक ओशियन। और ये कहाँ है हमारा, स्पेशली फिलीपींस, कुछ इस तरह से है। तो ये जो पैसिफिक ओशियन है, यानी प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर में है, एक बहुत बड़ी खाई है पृथ्वी के ऊपर, जो हमारा ओशियन है उसमें प्रशांत महासागर के अंदर एक खाई है बहुत गहरी। और वो कितनी बड़ी गहरी है, वो है 11,022 मीटर। याद रखिए, देखो माउंट एवरेस्ट कितना था, लगभग 8,500 मीटर था, और ये कितना, 11,000 मीटर। यानी पृथ्वी में जो गड्ढा है वो ज़्यादा है गड्ढा बजाय ऊंचाई की, ये आप देख सकते हैं। और ये कहाँ है हमारा मैरियाना ट्रेंच, प्रशांत, मैरियाना गर्त भी बोलते हैं इंग्लिश में, मैरियाना ट्रेंच भी बोलते हैं, या बहुत बड़ा गड्ढा भी बोला जाता है, गहराई भी बोली जाती है, आप कुछ भी कर लो। आप इस तरह लगा लो कि ये हमारा जो ऊंचा है, ये तो हमारा है एवरेस्ट, यानी ऊपर की तरफ जा रहा है, और ये हमारा क्या है, मैरियाना ट्रेंच, ये नीचे की तरफ जा रहा है, यानी एक गड्ढा है। इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं इसे। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि जो एवरेस्ट है, तो एवरेस्ट के बारे में जब मैंने कहा कि एवरेस्ट की हम लोग ऊंचाई कहाँ से थे, स्थल से, लेकिन सबसे पहले एवरेस्ट पर कौन गया था, तो न्यूजीलैंड का एडमंड हिलेरी और भारत के तेंजिंग नॉर्गे 29 मई को 1953 को सबसे पहले इन्होंने एवरेस्ट समिट किया था। एवरेस्ट समिट मतलब होता है एवरेस्ट पर पहली बार कदम रखना या पहली बार पहुंचना, बिल्कुल ऊंची चोटी पर। तो न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और भारत के तेंजिंग नॉर्गे शेरपा, जो कहाँ गए, 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर पहुंचे थे। और जापान की वुमेन्स में कौन थी, वुमेन में, ये तो कई बार आ चुका है, वुमेन का याद रखना, जापान की जुनको ताबेई, ठीक है, ये क्या थी, वुमेन, औरत है। और इंडिया में कौन थी हमारी, बछेंद्री पाल, बछेंद्री पाल कहाँ की है, स्पेशली ये उत्तराखंड से बिलोंग करती हैं, ठीक है। ये हमारी जो गई हैं जापान की जुनको ताबेई, ये गई हैं 16 मई 1975 को, और हमारी बछेंद्री पाल गई थी 23 मई 1984 को। एवरेस्ट पर रखा था इन लोगों ने कदम। सबसे पहला व्यक्ति जो था वो न्यूजीलैंड का एडमंड हिलेरी और भारत के तेंजिंग नॉर्गे थे आदमियों में, और औरतों में जापान की जुनको ताबेई विश्व की पहली महिला। और अगर भारत की पहली महिला बोलेंगे तो बछेंद्री पाल गई हैं। नेक्स्ट, अब आ गए हम महाद्वीप, यानी क्या बोला जाता है इन्हें, कॉन्टिनेंट्स। टोटल हमारे महाद्वीप हैं 7, बचपन से सुनते हैं 7 समंदर 7 महाद्वीप, याद होगा आपको। तो टोटल हमारे महाद्वीप क्या कितने हैं, 7। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप है। और अगर मैं पहला बोलूँ, सबसे पहला है हमारा एशिया, सीक्वेंस में बता रही हूँ, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, सीक्वेंस में याद कर लीजिए। दूसरा है हमारा अफ्रीका, तीसरा है हमारा अफ्रीका के बाद नॉर्थ अमेरिका, चौथा है हमारा साउथ अमेरिका, पांचवा है हमारा एंटार्क्टिका, छठा है हमारा यूरोप, और सातवां है हमारा ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा एशिया और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट भी है और ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री भी है, याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन आता है कई बार कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जो अपने आप में एक देश भी है, तो हमारा ऑस्ट्रेलिया है। सबसे छोटा महाद्वीप है और कॉन्टिनेंट भी है। 3 विशेषताएं हो गई, सबसे छोटा एक तो ये महाद्वीप, और दूसरा ये क्या है, एक अपने आप में एक कंट्री भी है।
तो सीक्वेंस में सबसे बड़ा एशिया, उसके बाद हमारा अफ्रीका आ गया, फिर नॉर्थ अमेरिका है हमारा, फिर हमारा साउथ अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया। तो ये महाद्वीप है एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। स्थल का अब ये जो पूरा पार्ट है ये देखिए कुछ इस तरह से है। ज़्यादातर महाद्वीप जो है हमारे, मैं पिछले चैप्टर में बता चुकी थी कि ज़्यादातर जो भूभाग है वो उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है और दक्षिणी गोलार्ध में बहुत कम है लैंड मास। तो इसीलिए ज़्यादातर महाद्वीप कौन से हमारे उत्तरी गोलार्ध में है। ये एशिया, एशिया का विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, मैं बता चुकी हूँ। और टोटल कितना है ये, पूरे जो अर्थ का भूभाग का लगभग 1/3 एरिया ये क्या करता है, कैप्चर करता है। सीधे से हिंट बना लिया करो, 1/3 एरिया। टोटल जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं उनका 1/3 भाग क्या सिर्फ एशिया के पास है। यह पूर्वी गोलार्ध में स्थित है कुछ इस तरह से। ये देखिए ये हमारा है एशिया, ये दिख रहा होगा आपको। ये पूरी तरह से क्या है, ये हमारा 0 डिग्री, तो पूरी तरह से ये उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध आएगा इसका आंसर। कई बार क्वेश्चन में आता है कि जो एशिया है वो सदर्न हेमिस्फीयर में कि नॉर्दर्न में है, तो उत्तरी गोलार्ध में है। और कौन सी दिशा है उसकी, पूर्वी दिशा। ये देखिए मैंने आपको बताया था, अगर हम बीच में से ये रहा 0 डिग्री, यहाँ से देखेंगे तो क्या होगा, ये हमारा किधर पड़ेगा, पूरब पड़ेगा सीधा हाथ, और ऊपर की तरफ उत्तर। तो ये जो हमारा है एशिया, ये क्या है हमारा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। ठीक है, एशिया के पश्चिम में देखेंगे, अगर क्वेश्चन आता है कि एशिया के पश्चिम में कौन सा कॉन्टिनेंट है, तो यूरोप दिख रहा होगा आपको, ये वेस्ट। ठीक है, और एशिया के ईस्ट में कौन सा सागर है, तो ये ऊपर तक जा क्या जा रहा है, प्रशांत महासागर। याद रखिएगा, आपको मैप के थ्रू ज़्यादा लोकेशन याद होगी बजाय रीडिंग के। मैप को पढ़ना सीखे। एशिया क्या है हमारा उत्तर पूर्वी कॉन्टिनेंट है, एशिया के पश्चिम में हमारा यूरोप है, और एशिया के पूर्व में हमारा महासागर है, प्रशांत महासागर। और अगर हम एशिया के पूर्व में कंट्री देखें तो ये आपको ये छोटा सा पार्ट दिख रहा है, ये भी एशिया का है। अगर हम इसको मैप को ऐसे फोल्ड कर दें, क्योंकि पृथ्वी कहीं से कटी नहीं है, गोल है, तो अगर हम इसको वापस फोल्ड करेंगे तो एशिया के पूर्व में कौन सा आ जाएगा, उत्तर अमेरिका। दोबारा समझा रही हूँ, अगर हम इस मैप को वापस फोल्ड कर दें तो ये प्रशांत महासागर और ये प्रशांत महासागर एक ही है। जब पीछे फोल्ड करेंगे तो एशिया के पूर्व में कौन सा वो आ जाएगा, उत्तर अमेरिका। याद रखिएगा, उत्तर अमेरिका किधर है, एशिया के पूर्व की तरफ है, पूर्व दिशा में। नेक्स्ट, एशिया के पश्चिम में यूरल। ये देखो, अब हमने देखा था कि उत्तर और पूर्वी इसकी दिशा है। अब एशिया से ये क्या है, हमारी कर्क रेखा होकर गुजर रही है। ये देखिए एशिया से हमारी, ये देखिए ये हमारी कर्क रेखा, और कर्क रेखा किसे कहते हैं, विषुवत से 23.5 डिग्री ऊपर उत्तरी गोलार्ध में जो रेखा है उसे क्या बोला जाता है, कर्क रेखा। ये है हमारी कर्क रेखा, और किसके बीच से जा रही है, ये हमारे एशिया से। ठीक है, एक तो इसका पॉइंट ये आ गया। दूसरा, एशिया के पश्चिम में जो यूरोप है, एक ये यूरल माउंटेन है, यूराल पर्वत, जो क्या कर रहा है, दोनों की बाउंड्री सेम है, देखो ये रही, लेकिन क्या कर रहा है ये, जब बाउंड्री होती है यानी कि इसलिए डाली जाती है कि दो चीज़ों को अलग करना। ठीक है, तो इसने एशिया और यूरोप को दोनों को अलग कर दिया है। ठीक है, तो एशिया और यूरोप को जिसने अलग किया उसे बोला जाता है यूरल माउंटेन। और साथ में अगर हम इस पूरे पार्ट को देखेंगे, ये तो इस पूरे पार्ट को क्या बोला जाता है, यूरेशिया बोला जाता है। ये देखिए यूरोप, अगर ये हमारा एशिया प्लस यूरोप, यूरोप प्लस एशिया को क्या बोला जाता है, यूरेशिया। और चूंकि ये पश्चिम में है और ये क्या है हमारा पूर्व में, तो इसलिए पश्चिम और पूर्व दोनों को जोड़ दिया गया तो ये बन गया यूरेशिया। लेकिन अगर इसको अलग करना था तो क्या था, ये हमारा इस तरफ, ये था हमारा यूरल माउंटेन, जिसने क्या किया, इन दोनों को अलग अलग कॉन्टिनेंट बना दिए। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त, मैंने बताया दोनों को कंबाइंड रूप में क्या बोला जाता है, यूरेशिया, यानी यूरोप प्लस एशिया। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है,
हमने देखा था कि यूरोप बहुत ही छोटा और एशिया बहुत बड़ा है। एशिया लगभग 1/3 भाग कैरी करता है, मतलब इसके पास है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में है, बिल्कुल हमने कर लिया है। और आर्कटिक वृत्त, अब ये देखिए दोबारा से देखते हैं, ये देखिए ये आर्कटिक वृत्त दिख रहा होगा 66.5 डिग्री पर जो ऊपर आता है, ठीक है। ये जो है ये यूरोप के से है, ये यूरोप आ जाता है इसके यहाँ पे, ये देखिए यूरोप इसके पास है, ये देखिए आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है, 3 तरफ से जल से घिरा है। अब हम देखेंगे 3 तरफ से, ये एक तो आर्कटिक वृत्त हो गया, यूरोप के बारे में पता कर रहे हैं, यूरोप 3 तरफ से है जल से। पहला तो है हमारा आर्कटिक महासागर, दूसरा हमारा ये क्या है, अटलांटिक महासागर, और तीसरा हमारा ये क्या है, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर। ये छोटा सा ही पार्ट है। तो यानी ये जो एरिया है, ये एरिया ये देख रहे हैं आप, 3 तरफ से क्या है, यूरोप घिरा हुआ है पानी से। आर्कटिक महासागर, ये पूरा अटलांटिक महासागर है। आप कहेंगे यहाँ लिखा है ये पूरा क्या है, अटलांटिक महासागर है। और यहाँ पर आ गया हमारा क्या कहते हैं, वेस्ट की तरफ अटलांटिक, और इसके नीचे जो है ये, इसे एक बोलते हैं हम भूमध्य सागर। तो यूरोप 3 जगह से कहाँ से है, आर्कटिक, अटलांटिक और भूमध्य सागर से घिरा हुआ है। नेक्स्ट, अफ्रीका। पहला हमने पढ़ा एशिया, दूसरा हमने पढ़ा यूरोप, और तीसरा है अफ्रीका। अफ्रीका एशिया के बाद नंबर 2 पर आता है हमारा अफ्रीका। अगर साइज में बात करें, नंबर 2 विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, और विषुवत वृत्त 0 डिग्री अक्षांश, एकदम ये रहा 0 डिग्री अक्षांश, ये क्या है हमारा, एकदम बीच में से गुजर रहा है अफ्रीका के, समझ गए। और अफ्रीका से 3 लाइनें गुजरती हैं, ये देखो, ये हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी हमारी कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी हमारी मकर रेखा, और दोनों कितनी है, 23.5 डिग्री। और यही 3 है जहाँ पर सूर्य की बिल्कुल सीधी किरणें पड़ती हैं, इसीलिए अफ्रीका में बहुत ज़्यादा गर्मी भी पाई जाती है। बिल्कुल ये देखो, विषुवत के सूर्य के सामने ही रहता है ज़्यादातर ये भाग इसका। तो ये क्या है हमारा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और विषुवत रेखा और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर रेखा, तीनों रेखाएं ही अफ्रीका की अंदर से गुजरती हैं, ठीक है। महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से 0 डिग्री जो है हमारा इक्वेटर कहाँ से गुजरता है, मध्य भाग से होकर गुजरता है अफ्रीका के। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में है। फिर से हम पीछे आएंगे, ये देखिए ये वाला दिख रहा है आपको। अब ये जो हमारी है, ये है हमारी विषुवत रेखा। तो ज़्यादातर ये जो एरिया है, ये दिख रहा है आपको, उत्तर में है, उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा एरिया है अफ्रीका का। और नीचे क्या है, छोटा ही एरिया है, ये अपनी सुविधा के लिए लिख लो, छोटा एरिया। और ये हमारा क्या है, बड़ा एरिया। ये हमारा उत्तरी और ये हमारा था दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में अफ्रीका का ज़्यादा एरिया है और दक्षिणी गोलार्ध में अफ्रीका का कम एरिया है। और तीनों जो रेखाएं हैं वो इससे होकर गुजरती हैं। देखो ये ऐसा महाद्वीप है, क्वेश्चन कई बार आता है कि वह कौन सा महाद्वीप है जिससे कर्क, मकर और विषुवत तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। तो आंसर है उसका अफ्रीका, ठीक है। और ये 2nd नंबर का कॉन्टिनेंट है, पहला एशिया, और अगर साइज की बात करें तो 2nd नंबर पे हमारा अफ्रीका आता है। नेक्स्ट, सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, जो कहाँ है, हमारे अफ्रीका में। लगभग 11 कंट्रीज को टच करता है ये। देखो पीछे देखो, सहारा का जो रेगिस्तान है, ये देखिए ये वाला, ये दिख रहा होगा आपको, सहारा डेजर्ट। ये क्या है, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक फैला हुआ है, ये इजिप्ट से लेकर पूरा, और लगभग 11 कंट्रीज हैं जिनको ये टच करता है। पूरा एरिया ही रेगिस्तानी एरिया है, ठीक है। तो सहारा डेजर्ट क्या है, उत्तर की तरफ है। लगभग ये जो लाइन ऑफ ये कैंसर जानिए कर्क रेखा के आसपास, ये हमारा सहारा डेजर्ट है। और ये सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट डेजर्ट है पूरे वर्ल्ड में,
ठीक है। सहारा विश्व का सबसे हॉटेस्ट डेजर्ट जो कि अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्र और महासागरों से घिरा है। देखते हैं कौन से समुद्र इसके पास, ये देखो अटलांटिक ओशियन, और इधर कौन सा था हमारा, और पीछे चलते हैं, ये देखिए ये हमारा अफ्रीका है, ये हमारा इस तरफ क्या है, इसका अटलांटिक है, इसको क्लीन कर देती हूँ, ये देखिए ये क्या है हमारा अटलांटिक ओशियन, इधर हमारा हिंद महासागर, और इधर हमारा भूमध्य सागर, और इधर जो है इसको बोलते हैं लाल सागर। इसीलिए उसने बोला है कि महासागर और सागरों से घिरा है, तो भूमध्य सागर और लाल सागर, और ये क्या है हमारे महासागर, और ये हिंद महासागर। तो क्या है, चारों तरफ से घिरा हुआ है देखो पानी से, अगर देखें ये देखो, और ये पार्ट जो है इसको यूरोप से अलग कर रहा है, इसको बोला जाता है जिब्राल्टर जल संधि। आगे पढ़ाऊंगी कि क्या है ये, स्पेन और मोरक्को को अलग करता है ये, ठीक है, ये अफ्रीका का ही पार्ट है। नेक्स्ट आ गए थे हम, अफ्रीका का हो गया सहारा। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्र और महासागरों के लिए घिरा है। मैंने बताया था कि समुद्रों में क्या आ जाएगा, अटलांटिक ओशियन और इंडियन ओशियन, और महासागरों में हमारा भूमध्य और लाल सागर। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी, क्या बोला था, नील नदी को वरदान भी बोला जाता है अफ्रीका का, वो यहीं से होकर गुजरती है। याद रखना ये लॉन्गेस्ट है, लॉन्गेस्ट नदी क्या है हमारी, नील नदी, नाइल कहते हैं जिसे, और ये हमारी अफ्रीका में है। आगे एक और नदी मिलेगी, वो होगी लार्जेस्ट। लार्ज और लॉन्ग में फ़र्क है, लार्ज यानी चौड़ा जो ज़्यादा एरिया कैप्चर करे, ठीक है, और लॉन्ग यानी एकदम लंबा जो ज़्यादा ऊंचे को छुए। तो यानी ज़्यादा लंबा, ज़्यादा जो जिसका रूट है किसका है, वो हमारी लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, हमारी नील नदी। ज़्यादा डिस्टेंस कवर करती है, बहुत नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, और मिस्र में एक बांध है, मिस्र में जाकर रुकती है ये, तो मिस्र में ही बोला जाता है इसको, क्या बोला जाता है, नील नदी को वरदान भी बोला जाता है मिस्र का, वरना वहाँ पर बहुत गर्मी पड़ती है क्योंकि वहाँ पर सहारा डेजर्ट है। अफ्रीका का मानचित्र देखिए, बताइए कर्क, मकर और विषुवत, ये हमने कर लिया है कि तीनों रेखाएं गुजरती हैं इससे। नेक्स्ट हम आ गए हैं हम अपने तीसरे उस पर, ये तीसरे नंबर का हमारा कॉन्टिनेंट है। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप क्या है हमारा, उत्तरी अमेरिका। यह दक्षिणी अमेरिका से एक संकरे स्थल से जुड़ा है, संकरा स्थल यानी स्थल संधि जिसे बोलते हैं, याद रखिए स्थल संधि, और एक होती है हमारी जल संधि। जब एक संधि होगी तो दूसरी टूटेगी। अगर दो स्थल मिल रहे हैं तो पानी को तोड़ रहे हैं, ठीक है, जब दो स्थल मीट करते हैं, दोनों जुड़ते हैं तो पानी को अलग कर देते हैं वो। और जब जल की राशि जुड़ती है किसी जगह पर, दो जल की राशियां जुड़ रही हैं तो स्थल को अलग कर रही हैं। तो अगर मैं स्थल संधि की बात करूंगी तो स्थल को तो ये जोड़ेगा और जल को क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। तो ये क्या है कि स्थल जिसमें पनामा जल स्थल संधि कहते हैं, ये देखिए ये रहा इस्थमस, जिसे इंग्लिश में बोलता है स्थल संधि को इस्थमस, ये वाला एरिया है। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में ये स्थल जुड़ा हुआ है छोटे से पार्ट से, इसे बोलते हैं इस्थमस यानी स्थल संधि। और कौन सी है ये, पनामा स्थल संधि। अब जब ये दो जुड़ रहे हैं तो यहाँ पर क्या है, ये वाले एरिया को ही तोड़ रहे हैं। यहाँ पर हमारा है पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर, और ये हमारा एरिया जो है ये हमारा है अटलांटिक ओशियन। कई बार क्वेश्चन आता है कि जो पनामा स्थल संधि है वो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को तो जोड़ती है, लेकिन वो कौन सी राशियां हैं, जल राशियां जिनको वो अलग करती है, विभाजित करती है, तो पैसिफिक ओशियन और अटलांटिक ओशियन। दोबारा से मैं एक बार मैप दिखा देती हूँ, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये देखिए ये रहा अटलांटिक ओशियन, इसके पूर्व में आ गया, ठीक है, और ये हमारी क्या है, पनामा स्थल संधि है, स्थल को जोड़ रही है और किसको अलग कर रही है, प्रशांत महासागर और अटलांटिक ओशियन को। यानी स्थल जुड़ रहे हैं और कौन डिवाइड हो रहा है, जल की राशि डिवाइड हो रही है, अलग हो रही है, ठीक है, ये याद रखिएगा आप। नेक्स्ट आ गए हम स्थल संधि, मैंने कहा था स्थल जुड़ेंगे तो जल अलग होगा, और पनामा स्थल संधि जो है वो प्रशांत यानी पनामा स्थल संधि, आप लिख भी लो, स्थल संधि क्या करती है, पैसिफिक क्या करती है, सॉरी, नॉर्थ अमेरिका
प्लस साउथ अमेरिका को तो जोड़ती है ये, और पैसिफिक ओशियन माइनस अटलांटिक को क्या कर देती है, अलग कर देती है। छोटे छोटे कीवर्ड्स मैंने कहा था ना, आप लिख लिया करो, इजी रहता है जब रिवाइज करते हैं हम। तो ये क्या करती है कि स्थल संधि कहा जाता है यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। अभी आपने देखा था कि ये पूरी तरह से क्या है, उत्तरी गोलार्ध। एशिया के अगर पूर्व में देखेंगे तो हमें ये दिखेगा उत्तर अमेरिका, और एशिया भी पूर्व की तरफ है, और ये भी क्या है, पूरी तरह से उत्तरी और पश्चिम की तरफ है। अगर हम अपने एंगल से देखेंगे इस तरफ, यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। अब ये देखिए, फिर से हम आ गए हैं, ये मैंने कहा था आपको पैसिफिक, ये क्या था हमारा अटलांटिक, और ऊपर क्या आ जाएगा, आर्कटिक महासागर। ठीक है, ये जो पैसिफिक ओशन है पूरा यहाँ से जा रहा है, ये पैसिफिक ओशन पूरा घूम रहा है ऐसे। पैसिफिक ओशन को बोला भी जाता है कि एक सर्कल में घूम रहा है, ये हमारी अर्थ में सर्कल से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ऊपर वाला आर्कटिक, नीचे पैसिफिक, और इधर हमारा क्या आ गया, स्थल संधि, और इधर हमारा अटलांटिक ओशन। तो 3 तरफ से ये क्या है, घिरा हुआ है। फिर हमारा आ गया दक्षिणी अमेरिका। अधिकांश भाग दक्षिण अमेरिका है तो कहाँ है, साउथ, मतलब सदर्न हेमिस्फीयर में होगा, दक्षिणी गोलार्ध में। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन से 2 महासागर हैं, सेम यही है कि ये दक्षिण अमेरिका है कुछ, तो इसके पूर्व में क्या था, पैसिफिक, अभी मैंने आपको कराया भी था। इसके पूर्व में क्या है हमारा, कुछ इस तरह से है ये, तो पूर्व में हमारा, पश्चिम में हमारा है पैसिफिक यानी प्रशांत महासागर, और इधर इसका अटलांटिक यानी इसका ईस्ट वाला, और ये वेस्ट वाला पार्ट। ठीक है, कौन से 2 महासागर स्थित है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज, अब कुछ इस तरह से है ये, तो ये जो एंडीज है ये कुछ इस तरह से जा रही है, ये वाली माउंटेन रेंज, और ये सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज। कहाँ पाई जाती है, हमारे साउथ अमेरिका में, ये याद रखिएगा। और नॉर्थ अमेरिका का एक और चीज़ याद रखो, नॉर्थ अमेरिका में रॉकी माउंटेन्स पाए जाते हैं, रॉकी माउंटेन्स, जो इजी रहेगा आपको। और साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं एंडीज माउंटेन, जो विश्व के सबसे लंबे माउंटेन्स हैं। सबसे पुराने तो हमारे अरावली के पहाड़ियाँ जिसे कहते हैं। सबसे पुराने, सबसे लंबे माउंटेन्स कहाँ हैं, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, इसके पूर्व में विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज स्थित है, और इसके उत्तर से दक्षिण की ओर, ऊपर से लेकर लगभग नीचे तक ये फैली हुई है एंडीज पर्वतमाला। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन भी पाई जाती है। ये वाला जो आप एरिया देख रहे हैं ये हमारा अमेजन नदी है। अभी आपने नील नदी पढ़ी थी, क्या थी वो, लंबी, सबसे लंबी। और अमेजन नदी कैसी है, बड़ी, लार्जेस्ट, इंग्लिश में याद करो। और ये थी हमारी लॉन्गेस्ट, नील नदी लॉन्गेस्ट, और अमेजन कैसी है, लार्जेस्ट, यानी ज़्यादा एरिया को इसने ले रखा है। और ये ज़्यादा दूरी कौन कवर कर रहा है, नील नदी। ठीक है, और दक्षिण अमेरिका की 2 खासियत आपने देख ली है। पहला, इसमें एंडीज पर्वतमाला विश्व की, और सबसे लार्जेस्ट नदी हमारी क्या आ गई, अमेजन। और इसके पूर्व में कौन सा, अटलांटिक महासागर, और पश्चिम में इसका पैसिफिक ओशियन है। ठीक है, नेक्स्ट हम आए हैं, ये मैंने आपको बता दिया, स्थल और जल संधि। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, बताया था, और एक ये क्या है, कंट्री भी है, जो पूरी तरह से दक्षिणी महासागर में स्थित है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ये चारों तरफ से महासागर और समुद्रों से घिरा है, इसलिए इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। ये रहा ऑस्ट्रेलिया हमारा। देखिए, दोबारा से चलते हैं वर्ल्ड के मैप पर। ये रहा हमारा ये है ऑस्ट्रेलिया। इक्वेटर से देखेंगे तो पूरी तरह से हमारा दक्षिणी गोलार्ध में है। इस तरफ क्या है, इसका हिंद महासागर, ये हमारा इसका क्या है, पैसिफिक ओशन, ये यहाँ से जा रहा है ऐसे। ठीक है, और ये बीच में भी इसके क्या है, यहाँ पर भी पूरा महासागर है। तो पूरा एक तरह से क्या बन गया, ये आइलैंड बन गया। आइलैंड उसे कहते हैं जो चारों तरफ से पानी में, एक छोटा सा लैंड का टुकड़ा होता है ना, उसके चारों तरफ पानी होता है, उसे आइलैंड बोला जाता है। तो इसीलिए इसको
एक ये कॉन्टिनेंट है, दूसरा एक कंट्री है, और तीसरा इसका नाम क्या है, एक आइलैंड भी बोला जाता है इसे, द्वीप है एक तरह का ये, ठीक है, पूरी तरह से, क्योंकि ये पानी से, देख रहे हो आप, सब तरफ से पानी से घिरा हुआ है ये। नेक्स्ट आ गए हम, ये रहा, यहाँ से ये पूरा हमारा क्या है, पानी से घिरा हुआ है, इधर पूरा पैसिफिक ओशन है, और ये हमारा इंडियन ओशन आ गया था। यह चारों तरफ से महासागरों और समुद्रों से घिरा है, इसलिए से द्वीपीय महाद्वीप या फिर आइलैंड भी बोला जाता है, ठीक है। प्लस एक ये कॉन्टिनेंट भी है, इसकी विशेषताएं देख लो, कॉन्टिनेंट भी है एक सबसे छोटा, और कंट्री भी है। आइलैंड, कॉन्टिनेंट और कंट्री कौन सी जगह है, हमारा ऑस्ट्रेलिया। ये तीन इसके याद कर लेना, और पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में है। नेक्स्ट आ गए हम अंटार्कटिका। ऑस्ट्रेलिया के जस्ट नीचे हमारा कौन सा है, ये भी एक एरिया है, इसमें भी जगह है, लेकिन क्योंकि ये ध्रुवों के पास है इसलिए यहाँ पर क्या रहता है, बर्फ़ जमी रहती है। ये देखो, ये जो है हमारा पूरी तरह से क्या है, हमारा साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव कहते हैं जिसे, दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। और ये इसके पास है, ये वाला एरिया है, तो इसलिए क्या है, ये पूरी तरह से यहाँ पर ग्लेशियर है, बर्फ़ ही बर्फ़ है। अंटार्कटिका में मानव जीवन का जो निवास है बिल्कुल बंद कर दिया गया है। अमेरिका ने एक संधि करवाई थी, सबसे एक पेपर में साइन किया था कि अंटार्कटिका में कोई भी नहीं रहेगा, ना ही यहाँ से कोई प्लेन वगैरह भी नहीं जा सकते हैं, इतनी ज़्यादा सख्ती है इस एरिया में। सिर्फ यहाँ पर अपने हम रिसर्च सेंटर्स बना सकते हैं, स्टेशन, ज़्यादातर जो शोध संस्थान है कि क्या अर्थ के बारे में जानना है, वो चीज़ें वो हम यहाँ पर बना सकते हैं, बट यहाँ पर रहने के लिए बिल्कुल नहीं रह सकते हम लोग। एक तो ये पोल्स पर है, और दूसरा यहाँ पर पाबंदी है, किसी भी तरह का प्लेन वगैरह कोई भी चीज़ इसके ऊपर से होते हुए नहीं जाएगी, एक रूल बना रखा है इंटरनेशनल लेवल पर। तो अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध, बिल्कुल दक्षिणी गोलार्ध, तो इसके पोल जो है बिल्कुल सेंटर में ये रहा स्थित है। दक्षिण ध्रुव ये रहा पोल जो है मध्य में स्थित है। चूंकि यह दक्षिणी ध्रुव के क्षेत्र में स्थित, इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ़ की परतों से हमेशा ढका रहता है, क्योंकि सूरज की किरण कभी भी यहाँ पर सीधी नहीं पड़ती है, तो ज़्यादातर हमेशा यहाँ पर ठंड रहती है। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है, बिल्कुल पाबंदी है कि मानव निवास हो ही नहीं सकता यहाँ। बहुत से देशों के शोध केंद्र है यहाँ पर, जैसे हमारे देश का क्या है, भारत का, याद रखना, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। भारत के कौन से हैं, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। क्वेश्चन आता है कि मैत्री और दक्षिण गंगोत्री क्या है, तो ये अंटार्कटिका में भारत के स्टेशन है, ठीक है। अंटार्कटिका में क्या है, जो शोध केंद्र हैं, ये किसके हैं, भारत के, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। जलमंडल, जिसे क्या बोला जाता है, हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर मैंने आपको बताया था, जो पृथ्वी का स्थल है परपट, उसमें क्या है, पहला तो हमने किया कॉन्टिनेंट, सारे कितने थे टोटल, 7। लैंड वाला पार्ट जिसमें ठोस सतह है जिस पर हम रहते हैं। अब वो पार्ट आ गया जिसमें पानी ही पानी है, तो उससे बोला जाता है जलमंडल। कितने परसेंट है ये, 71% भाग है पृथ्वी पर जल का। और सिर्फ हम जलमंडल को, सिर्फ ओशियन को जलमंडल नहीं बोला जाता, याद रखना, ओशियन या फिर पानी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हमारी अर्थ में पाई जाती हैं वो सब जलमंडल में जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, अपनी पानी की विशेषता के कारण, क्योंकि पृथ्वी पर 71% तो पानी है, 71% से भी ज़्यादा होगा शायद। तो इसलिए जब पानी का कोई रंग नहीं होता, तो जब आसमान से हम देखते हैं पृथ्वी को, तो आसमान का रंग लगभग नीला ही लगता है। नीले से जब रिफ्लेक्शन पड़ता है तो क्या सा लगती है, पृथ्वी हमारी नीली नज़र आती है। तो नीला ग्रह बोला जाता है क्योंकि इसमें पानी की बहुत अधिकता है पृथ्वी पर। 71% भाग जल और 29% भाग स्थल है, ये हम पढ़ चुके हैं। जलमंडल में जब जल के सभी रूप, मतलब 3 स्टेज होती है जल की, 3 स्टेट्स या फॉर्म्स भी बोला जाता है जिसे, ठीक है। क्या होती है हमारी स्टेट्स, क्या है हमारी, आइस, सॉलिड, लिक्विड और गैशियस। सॉलिड में हमारी जो आती हैं आइस, लिक्विड में हमारा सिंपल वाटर, पानी, और गैशियस में हमारे जो वाटर वेपर्स थे यानी वाष्प। जो मैंने आपको बताया थे, वाटर वेपर्स क्या होते हैं, पानी के ही तो होते हैं, जब पानी उड़ के भाप बन जाता है तो जल वाष्प। और हमारी अर्थ में ये तीनों ही रूप पाए जाते हैं पानी के।
और इन तीनों रूप ये जहाँ जहाँ पाए जाएंगे वो सब किस में जाएंगे, जल मंडल का ही होगा वो एरिया, जल मंडल के अंदर ही आता है ये सब। इसमें महासागर पानी लिक्विड वाला आ गया, नदियाँ लिक्विड, झीलें, हिम नदियाँ, आइस रॉक्स जो होती है बिल्कुल जमी हुई है, बर्फ़ इतनी मोटी है कि कई बार चट्टानें बन जाती हैं उनकी, हिम नदियाँ मेल्ट होते होते नदियाँ बन जाती हैं इनकी, लेकिन कैसे का बर्फीली होती हैं, बर्फ़ निकल रहा होता है इनमें से। भूमिगत जल, ग्राउंड वाटर और वायुमंडल का जलवाष्प। मैंने कहा था कि वायुमंडल में भी क्या पाए जाते हैं, वाटर वेपर्स पाए जाते हैं जो जलवाष्प कहलाते हैं। ये सभी चीज़ें मिलकर क्या बनाती है, जलमंडल का निर्माण करती हैं। सिर्फ ओशिन ही नहीं है, और भी चीज़ें हैं। महासागर तो हैं ही ओशिन्स, नदियाँ, झीलें, हिम नदियाँ, छोटे छोटे पॉन्ड हो गए, छोटे छोटे लेक्स हो गए, या फिर कुओं का पानी, ये सब किस में आएगा, जलमंडल में। और जलमंडल का कितने 97% भाग जलमंडल का जो आता है पानी वो ओशिन का पानी होता है लगभग। यानी अगर हम देखें 100% में इसको बोले तो यानी कि 57 या फिर 98% पानी तो ओशिन का ही हो गया है। तो सिर्फ कितना पानी रह गया, 2% पानी रह गया जिसको हम पी सकते हैं। देखते हो कितना है, ये देखिए पृथ्वी पर पाए जाने वाले 97% महासागरों से आता है। अभी हमने देखा था कि ओशिन का पानी कितना था, 97% से भी ज़्यादा था, ठीक है। वह इतना खारा है, आपको पता है कि सागरों का पानी बहुत ज़्यादा नमकीन होता है और प्रदूषित भी होता है, क्योंकि उसमें इतने सारे एनिमल्स वगैरह होते हैं, कभी मरते हैं, कैसा है, तो वो हम पानी बिल्कुल भी नहीं पी सकते। इतना अधिक खारा होता है कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ़ की पतली परतें हैं, मतलब 97% तो हमारा ओशिन हो गया, ओशिन वाटर, ठीक है। और हमारा क्या क्या बच गया, 3% पानी जो बचा हुआ है वो क्या है हमारा, बाकी का जो पानी है, जैसे बर्फ़ की नदियाँ हैं, हिम नदियाँ, ठीक है, पाया जाता है। भूमिगत जल, ग्राउंड वाटर, और जल का बहुत कम भाग अलवण, अलवण यानी मीठा पानी, मीठा पानी। अलवण शब्द मतलब जो लवण रहित हो, जिसमें कोई गंदगी नहीं, जो बिल्कुल साफ है, वो क्या बहुत ही कम है। ये देखो बहुत कम भाग अलवण जल के रूप में पाया जाता है जो मनुष्य यानी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। यही कारण है कि नीले ग्रह में, यानी कि इतना ज़्यादा पानी है, 71% पानी होने के कारण जो नीला ग्रह कहते हैं, उसमें रहने के बावजूद भी हम लोग प्यासे रह जाते हैं, क्योंकि जितना पानी है उसका 97% तो हम यूज़ ही नहीं कर सकते, सिर्फ 3% है। उसमें से भी 3% क्या है, ग्लेशियर्स और ग्राउंड वाटर में चला गया। तो हमारे पास जो मीठा पानी जिसको हम पी सकते हैं वो कितना होगा, बहुत ही कम होगा, बहुत ही कम परसेंटेज होगी जिसको हम पी सकते हैं। इसलिए हम लोग नीला ग्रह होने के बावजूद पानी की कमी को महसूस करते हैं। क्वेश्चन आ जाते हैं, अब इस तरह से क्वेश्चन आते हैं कि हम लोग नीले ग्रह में रह रहे हैं लेकिन पानी की कमी क्यों महसूस करते हैं, क्योंकि नीले ग्रह में रहने के बावजूद भी यहाँ जो पानी है 97.5% वो तो हम पी नहीं सकते, क्योंकि वो कहाँ से है, महासागरों का पानी है, और जो कि बिल्कुल क्या है, नमकीन है, बहुत ज़्यादा सॉल्टी है, तो वो हम नहीं पी सकते हैं। नेक्स्ट, महासागर, ओशिन्स। महासागर जलमंडल के बहुत बड़ा भाग है। अभी हमने देखा था ओशिन कितना 97%। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। मैंने बताया था पानी क्या होता है, सब जगह एकदम लेवल बराबर कर देता है और एक दूसरे से जुड़ा हुआ होगा पानी। घरों का पानी निकल कर कहाँ जा रहा है, नदियों में, नदियों का क्या कहते हैं, समुद्र में, समुद्र का बड़े महासागर में। तो ऐसे घूम घूम कर पानी क्या होता है, सब एक जगह पानी घूमता रहता है। एक पानी अगर जैसे पैसिफिक ओशन का पानी इंडियन में आएगा, इंडियन का पानी क्या पता हमारे घरों पे आए, इंडियन ओशन का पानी अटलांटिक में भी जा सकता है, क्योंकि घूम रहा है पानी। पानी को हम पहचान नहीं सकते कि ये इंडिया लिखा है या इस पर पैसिफिक लिखा है। पानी पानी होता है, वो कहीं भी जा सकता है। तो ये आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। महासागरीय जल हमेशा मूवेबल यानी गतिशील रहता है, चलता रहता है। तरंगे यानी वेव्स, ज्वार भाटा यानी टाइड्स, ठीक है, वेव्स, लहरें उठती रहती हैं, तथा करंट, महासागरीय धाराएं, जो गर्म और ठंडी धाराएं मिलकर जो हमारा कहते हैं ना तापमान या फिर ये जो मौसम बनता है वो इन पर निर्भर करता है। ये सब महासागर की क्या कहते हैं मूवमेंट्स हैं, जिससे वेव्स उठ रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं लहरें। ज्वार भाटा आ रहा है और फिर तेज़ी से जा रहा है, और इनको बोलते हैं महासागरीय धाराएं, जो करंट होता है, ठीक है, ओशिन करंट्स बोला जाता है। ये सब चलते रहते। तीन मुख्य गतियां हैं। मुख्य गतियां कौन सी है हमारी, तरंगे, दूसरा है ज्वार भाटा,
टाइड्स बोला जाता है जिसे, टाइड्स, तरंगे वेव्स, और इसको बोला जाता है महासागरीय धाराओं को क्या बोला जाता है, धाराएं क्या होती हैं, करंट्स। ये दो तरह की होती है, ठंडी कोल्ड और वार्म करंट्स, ठंडी और गर्म महासागरीय धाराएं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 4 महासागर हैं। इसको पढ़ने का बहुत इजी है, PAIA, पाइया। बड़े से छोटा यानी डिक्रीजिंग, सबसे पहले पाइया का मतलब पैसिफिक, ये इजी बता रही हूँ आपको, अटलांटिक, इंडियन और आर्कटिक। सबसे इजी है इसको याद करना कि ऊपर से नीचे क्वेश्चन आता है कई बार कि निम्न महासागरों को ऊपर से नीचे की ऑर्डर में लगाओ या फिर असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, छोटे से बड़ा। तो आपको याद रखना छोटे से बड़ा क्या, बड़े से छोटा क्या है हमारा, पाइया, यानी पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन और आर्कटिक महासागर, ओशंस। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। सबसे पहला है हमारा प्रशांत महासागर। मैंने आपको सबसे बड़ा जितने में कौन सा है हमारा, प्रशांत महासागर। यह पृथ्वी के 1/3 कितना, पूरा कितना है इसका, 1/3 भाग इसके पास है पृथ्वी का, पानी वाला। पृथ्वी का सबसे गहरा मेरियाना, अभी हमने पढ़ा था मेरियाना ट्रेंच, सबसे बड़ी खाई है और कहाँ थी, प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर में ही स्थित है। प्रशांत महासागर वृत्ताकार मतलब सर्कुलर है, कुछ इस तरह से गोल है, ठीक है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। ये देखिए, ये रहा प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन। ये हमारा एशिया, ये हमारा ऑस्ट्रेलिया, ये हमारा नॉर्थ अमेरिका, ये हमारा साउथ अमेरिका, और ये हमारा पैसिफिक ओशन है। क्वेश्चन आता है कि पैसिफिक ओशन के चारों तरफ कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं। तो सबसे पहले हम अपना याद रखेंगे एशिया, उसके नीचे ए फॉर एशिया, ए फॉर ऑस्ट्रेलिया, और नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। ये 4 हैं जो प्रशांत महासागर के चारों तरफ पाए जाते हैं कॉन्टिनेंट्स। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अपनी अब नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा अपने डाउट्स क्लियर करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।